अ वेरी वार्म वेलकम वंस अगेन। तो हम एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर एक्चुअली में 2 कर रहे थे, लेकिन न्यू बुक में चैप्टर नंबर 3 है ये, सो लेट्स डील विद दैट। हमने अभी पढ़ा था हमारा चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद का स्ट्राइक एंड सत्याग्रह, गांधी जी ने जो किया था। अभी हम पढ़ेंगे रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक इंसान का नाम है जिन्होंने इसको पास किया था, इसीलिए उसका नाम रॉलेट है। सिंपल सी बात है ये। तो अभी हमने पढ़ा है 17 में चंपारण हुआ, 18 में खेड़ा हुआ और फिर 18 में अहमदाबाद हुआ। अब हम पढ़ेंगे 1919 रॉलेट एक्ट, सत्याग्रह। राइट, लेट्स स्टार्ट। तो एम्बॉर्डर्ड विद द सक्सेस किसका? 1917, 18 और 18 का जो सत्याग्रह लीड किया हमारे महात्मा गांधी ने, उसका सक्सेस से जो गांधी जी खुश थे, उन्होंने डिसाइड किया कि 1919 में भी एक और नेशन वाइड सत्याग्रह मैं लॉन्च करूंगा। क्यों? अगेंस्ट द प्रपोज्ड रॉलेट एक्ट ऑफ 1919। गांधी जी दिस टाइम वाज अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट। वो कह रहे थे कि रॉलेट एक्ट जो पास हुआ है, मैं उसके खिलाफ एक सत्याग्रह करूंगा। दिस एक्ट हैड बीन हरीडली पास्ड बाय इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये जो एक्ट था, रॉलेट एक्ट, वो बहुत फटाफट तेज़ी से पास कर दिया था हमारी आईएलसी ने, यानी कि इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने। डिस्पाइट द फैक्ट कि जो अपोजिशन था वो इंडियन मेंबर्स का था कि नहीं पास होना चाहिए, फिर भी हमारे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने इस एक्ट को पास कर दिया। इस एक्ट से हुआ क्या? दिस एक्ट गेव द गवर्नमेंट इनॉर्मस पावर। इस एक्ट ने गवर्नमेंट को बहुत पावर दे दी। क्या पावर दी? टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। गवर्नमेंट जो भी इंसान पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, यानी कि कोई एसोसिएशन बना रहा है, कोई सीक्रेट सोसाइटी लीड कर रहा है, कोई एंटी ब्रिटिश काम कर रहा है, उसको रिप्रेस, उसको ख़त्म और दबाने की पावर गवर्नमेंट को दे दी। It allowed detention of political prisoners without trial for 2 years. इसमें गवर्नमेंट को एक और पावर मिली, जिसमें क्या लिखा था कि आप किसी भी इंसान को डिटेंशन में ला सकते हैं, यानी कि जेल में डाल सकते हैं विदाउट ट्रायल। ट्रायल क्या होता है? जब आपका गुनाह कोर्ट में साबित होता है, एविडेंस मिलता है, प्रूफ होता है, प्रोसिक्यूशन लड़ता है आपके लिए, उसको बोलते हैं ट्रायल। कोर्ट में जब जज होता है वो आपको सुनता है। तो इस एक्ट ने, रॉलेट एक्ट ने पावर दिया गवर्नमेंट को कि आपको जिस पर भी शक है, क्या शक है कि वो एंटी ब्रिटिश काम करेगा, उसको आप जेल में डाल दो। कितने साल के लिए डाल दो? 2 years के लिए डाल दो। उसका ट्रायल भी नहीं होना। दैट इज़ मेयरली ऑन द बेसिस ऑफ सस्पिशन। ये आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं, मेयरली ऑन द बेसिस ऑफ सस्पिशन आप किसी को भी जेल में डाल सकते हो, वो भी 2 साल के लिए, दैट टू विदाउट ट्रायल। ट्रायल भैया मैंने आपको समझा दिया, ठीक है? ये पावर दिया। फिर महात्मा गांधी जो आपके हैं, उन्होंने बोला कि अब इनके खिलाफ, यानी कि रॉलेट एक्ट के खिलाफ हम एक सत्याग्रह करेंगे जो होगा नॉन वायलेंट। सिविल डिसोबीडियंस। सिविल डिसोबीडियंस का लिटरल मतलब होता है सिविल, यानी कि अपने तमीज़ में रहकर, लहजे में रहकर, इज़्ज़त मान से, कोई बदतमीज़ी नहीं, कोई वायलेंस नहीं। सिविल एक, जैसे बोलते हैं ना, आप सिविलाइज्ड लगते हैं, यानी कि आप अच्छे कपड़े पहनते हैं, आपके नेल्स कट होते हैं, यू शावर एवरी डे, सब कुछ, आप सिविल हैं। एक डिसओबीडियंस का मतलब होता है, ये वर्ड बना है ओबीडियंस से। ओबीडियंस मतलब किसी को ओबे करना, किसी की बात मानना। तो जब आप किसी की बात नहीं मानते हैं, उसको बोलते हैं डिसोबीडियंस। तो सिविल डिसोबीडियंस का मतलब हुआ जब आप तरीके से किसी को मना करते हैं, तमीज़ में रहकर, विद मैनर्स एंड एटिकेट्स, कि सॉरी, आई विल नॉट टेक योर रूल, आई विल नॉट टेक योर बायस्ड अप्रोच टुवर्ड्स इंडिया। ठीक है? तो उन्होंने बोला कि हम इसके अगेंस्ट एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लीड करेंगे। किसने बोला? हमारे महात्मा गांधी ने बोला। अगेंस्ट सच अनजस्ट लॉज। कौन सा लॉ की बात कर रहे हैं? रॉलेट एक्ट की बात कर रहे हैं। रॉलेट एक्ट क्या था? 1919 में पास किया था इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने, कि ओनली बेसिस ऑफ सस्पिशन आप 2 साल के लिए किसी को भी जेल में डाल सकते हैं विदाउट ट्रायल। प्लस आप
कोई भी अगर पॉलिटिकल एक्टिविटी कर रहा है एंटी ब्रिटिश, आप उसको भी डिटेंशन में लेकर आ सकते हैं और आप उसको रिप्रेस कर सकते हैं, आप उस एक्टिविटी को बैन कर सकते हैं। अब क्या हुआ, अब नॉन वायलेंट तरीके से डिसोबीडियंस करना है तो अब क्या ही कर लेंगे, रैलीज ऑर्गेनाइज करेंगे बहुत सारी सिटीज़ में, यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल विल लीड द प्रोसेशंस। वर्कर्स स्ट्राइक पर जाएंगे कि हम काम नहीं करेंगे, रेलवे वर्कशॉप्स होंगी, शॉप्स क्लोज हो जाएंगी। अलार्म्ड बाय द पॉपुलर अपसर्ज, अपसर्ज होता है अचानक से जब कुछ बोलते हैं ना फेमस हो गया, ये इसकी हाइप बहुत है तो वो अपसर्ज हो जाता है। फॉर एग्जांपल अभी अभी जॉर्डन्स का बहुत अपसर्ज हो गया था, हुआ था ना। फिर हमारे EU और इंडिया का रिलेशन का कितना अपसर्ज हो गया कि EU इंडिया EU इंडिया EU इंडिया, अब यही चल रहा है ना। तो ये होता है एक चीज़ का हाइप अप हो जाना। तो जैसे ही ये सब कुछ पॉपुलर अपसर्ज हुआ तो and scared that lines of communication such as railways and telegraph would be disrupted, the British administration decided to clamp down nationalists. ब्रिटिशर्स को डर लगने लग पड़ा कि अगर रेलवेज और टेलीग्राफ बंद हो गए तो यही इकलौते मीडियम है हमारे कम्युनिकेशन के। इंडिया और ब्रिटेन जो एक दूसरे से बात करता है, लेटर्स लिखता है, वो टेलीग्राफ के थ्रू ही कम्युनिकेट कर पाता है। लेकिन अगर रॉलेट एक्ट सत्याग्रह के दौरान अगर गांधी जी के अंडर लोगों ने जो रेलवे में काम करते हैं अपना काम छोड़ दिया तो हम कम्युनिकेट कैसे करेंगे ब्रिटेन से। इस डर में उन्होंने बोला कि जो नेशनलिस्ट्स हैं, जो गांधी जी के सपोर्टर्स हैं, जो एंटी ब्रिटिश लोग हैं, उनका अब हम काम कर देंगे, यानी कि हम उन पर अब टूट पड़ेंगे। जो लोकल लीडर्स थे वर पिक्ड अप फ्रॉम अमृतसर, जो लोकल लीडर्स जो रूल कर रहे थे या जो गवर्न कर रहे थे, जो गाइड कर रहे थे, जो नक्शा दे रहे थे कि हम कैसे सिविल डिसोबीडियंस करेंगे रॉलेट एक्ट के खिलाफ, उन लोगों को अमृतसर से उठाया गया। गांधी जी को बैन कर दिया दिल्ली से। 10 अप्रैल को द पुलिस इन अमृतसर फायर्ड अपॉन अ पीसफुल प्रोसेशन प्रोवोकिंग वाइडस्प्रेड अटैक्स ऑन बैंक्स, पोस्ट ऑफिसेज एंड रेलवेज। अब हुआ क्या, अमृतसर में ना एक फायर डिक्लेयर कर दिया ब्रिटिश ने। किस पर, वो लोगों पर जो पीसफुल प्रोसेशन कर रहे थे, यानी कि पीसफुल रैलीज निकाल रहे थे। उन्होंने जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जब ये किया, अटैक किया लोगों पर जो मासूम लोगों थे, उसके बदले में लोगों ने बैंक्स पर अटैक किया, वाइड स्प्रेड अटैक ऑन बैंक्स, पोस्ट ऑफिसेज एंड रेलवे स्टेशन पर अटैक कर दिया। मार्शल लॉ इम्पोज हो गया। मार्शल एक इंसान का नाम है, उसने जो लॉ इम्पोज किया उसका मतलब था मार्शल लॉ। मार्शल लॉ इम्पोज हो गया और जनरल डायर आ गए इंडिया में। अब जनरल डायर ने क्या किया, अब आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले ये थी आपकी इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब देखिए ये एक लॉ मेकिंग बॉडी है, ये एक लोग हैं, ग्रुप में लोग हैं जो कि इंडिया के लिए लॉ बनाते हैं, ठीक है। ये दे मेड लॉज फॉर होल ऑफ इंडिया अंडर द ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल के अंडर ये पूरे इंडिया के लिए लॉ बनाते थे। अगर आपको और सिंपल भाषा में इसको समझना है तो ये कॉलोनियल पार्लियामेंट था, लेकिन बहुत कम इसमें इंडियंस थे। देख लो कहाँ इंडियन है, कोई दिख रहा है आपको इंडियन, ठीक है। लेकिन इनके खिलाफ थे आपके इंडियंस। ये इंडियंस हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, आप जो रॉलेट एक्ट पास किया है फटाफट से वो गलत है, ओके। अब 13 अप्रैल को क्या हुआ, जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ। जलियांवाला बाग अमृतसर में एक बाग था, यानी एक गार्डन था। वहाँ पे हो रहा था बैसाखी का त्यौहार का सेलिब्रेशन। बहुत सारा लार्ज क्राउड वहाँ पर गैदर हुआ था जलियांवाला बाग में। लेकिन कुछ लोग वहाँ पर प्रोटेस्ट करने आए थे अगेंस्ट द गवर्नमेंट्स न्यू रिप्रेसिव मेजर, यानी कि कुछ लोग वहाँ पर प्रोटेस्ट करने आए थे अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट। लेकिन वहाँ पर मोस्टली लोग बैसाखी का जो फेस्टिवल है वो मनाने आए थे। बैसाखी का फेस्टिवल जो होता है वो राबी क्रॉप, यानी कि जब वीट उग जाता है और उसको हार्वेस्ट करने का टाइम आता है तब पंजाब में बहुत फेमस फेस्टिवल है, जिसमें कि आपका क्रॉप जब सक्सेसफुली कम्प्लीटली वो ग्रो हो चुका है तब लोग खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनकी इनकम आने वाली होती है, बिकॉज नाउ दे हैव टू सेल इट, ठीक है। तो ये एक ऐसा त्यौहार है जो पंजाब में आज तक बहुत अच्छी तरह मनाया जाता है। लेकिन जो
13 अप्रैल की इन्होंने बात की है, वहाँ पर उस दिन एक और ख़ास बात हुई थी। गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ इस्टेब्लिश किया था आनंदपुर साहिब में। ठीक है, गुरु गोबिंद सिंह जी हमारे 10वें गुरु बादशाह हैं। उन्होंने खालसा पंथ इस्टेब्लिश किया था, यानी कि जो 5 हमारे हैं, केश, कंगा, कड़ा, कृपान, ठीक है, ये सब जो हैं इन्होंने इस्टेब्लिश किया था आनंदपुर साहिब में। इसीलिए ये डे और सिग्निफिकेंट है पंजाबीज और सिख्स के लिए। एंड इस दिन राबी क्रॉप यानी कि वीट भी पूरी तरह ग्रो होता है, इसीलिए बैसाखी मनाया जाता है। ठीक है, तो जब ये लोग बैसाखी का फेस्टिवल मनाने आए थे और कुछ लोग रिप्रेसिव गवर्नमेंट मेजर्स के अगेंस्ट आए थे, तो वहाँ पर मार्शल लॉ इम्पोज हो गया था। बीइंग फ्रॉम आउटसाइड द सिटी, मैनी विलेजेस वर अनअवेयर ऑफ द मार्शल लॉ। क्योंकि बहुत सारे लोग अलग अलग विलेजेस से आए थे अमृतसर घूमने, लोगों को नहीं पता था कि वहाँ पर मार्शल लॉ लगा है। जनरल डायर वहाँ पर एंटर करते हैं, वो एग्ज़िट और एंट्री पॉइंट्स दोनों को ब्लॉक कर देते हैं और ओपन फायर डिक्लेयर कर देते हैं वहाँ के लोगों में। हंड्रेड्स ऑफ पीपल वहाँ कर अपनी जान खो बैठते हैं। और उन्होंने बोला कि उनका ऑब्जेक्टिव क्या था ओपन फायर करने का, ताकि वो एक मॉरल इफ़ेक्ट प्रोड्यूस कर पाएँ, यानी कि लोगों के दिल में ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ जाने का डर पैदा कर सकें। टू क्रिएट इन द माइंड्स ऑफ सत्याग्रहीज अ फीलिंग ऑफ टेरर एंड ऑल। ओके, ये हैं आपके जनरल डायर। इन्होंने ओपन फायर डिक्लेयर किया था। ठीक है, एज द न्यूज़ ऑफ जलियांवाला बाग स्प्रेड, जैसे लोगों को पता लगा कि जलियांवाला बाग में एक मैसेकर हो चुका है, लोग स्ट्रीट्स पर आ गए। स्पेशली नॉर्थ इंडिया में अटैक्स हुए गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर, स्ट्राइक्स हुए पुलिस के साथ। गवर्नमेंट ने और बुरी तरह से इनको रिप्रेस करने की कोशिश की। उन्होंने लोगों को ह्यूमिलिएट किया, टेरराइज किया। उन्होंने बोला, गवर्नमेंट ने बोला कि सत्याग्रहीज यानी कि सपोर्टर्स ऑफ महात्मा गांधी एंड द वंस हु वर लीडिंग द रॉलेट एक्ट सत्याग्रह, उनको बोला कि तुमको ग्राउंड पे अपना नोज़ रब करना पड़ेगा, आपको स्ट्रीट्स पर क्रॉल करना पड़ेगा, आपको हमें सलामी देनी पड़ेगी। पीपल वर फ्लॉज्ड एंड विलेजेस अराउंड गुजरांवाला इन पंजाब नाउ इन पाकिस्तान वर बॉम्ब्ड। यहाँ पर बॉम्ब भी किया गया था, बॉम्बिंग हुई थी यहाँ पर। सीइंग वायलेंस स्प्रेड, महात्मा गांधी ने मूवमेंट कॉल ऑफ कर दिया। तो महात्मा गांधी ने क्या बोला था कि मूवमेंट नॉन वायलेंट होना चाहिए, लेकिन जब बॉम्बिंग होने लग पड़ा और सब कुछ होने लग पड़ा तो उन्होंने ये मूवमेंट भी विड्रॉ कर लिया, क्योंकि महात्मा गांधी वो स्ट्रिक्टली अगेंस्ट वायलेंस। ठीक है, ये था आपका रॉलेट सत्याग्रह। अब हम बात करते हैं आपके दूसरे पार्ट की, खिलाफत इशू की। सबसे पहले मैं आपको खिलाफत इशू एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। ये था आपका, देख लीजिए, जलियांवाला बाग मैसेकर कैसे ओपन फायर डिक्लेयर हो गया था। कुछ पुलिस थे, एग्जिट बंद था और लोग कैसे, इन लोगों ने अपनी जान खो दी। अभी मैं आपको खिलाफत इशू समझाती हूँ। तो ये थे आपके द फेमस शौकत एंड मोहम्मद अली ब्रदर्स। ये दोनों भाई हैं। ठीक है, ये दोनों भाई हैं, एक का नाम शौकत अली है, एक का नाम मोहम्मद अली है। ठीक है, ओके। हुआ क्या था कि अभी अभी वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म हुआ है। वर्ल्ड वॉर 1 कौन कौन लड़ा इसमें? ऑटोमन एम्पायर, ऑस्ट्रो हंगरी एम्पायर, जर्मनी, बल्गेरिया वर्सेस यूएसए, यूके, इटली, रशिया, फ्रांस एट्सेट्रा, है ना, ये लड़े। तो जब ये वाली पार्टी जीत गई, यानी कि आपके एलाइज जीत गए, तो इन्होंने बोला कि ऑटोमन एम्पायर जो है सबसे बड़ा एम्पायर था तब का, उन्होंने बोला कि जो आपका ऑटोमन एम्पायर है उसका जो हेड होगा, यानी कि उनका जो टॉप मोस्ट हेड है, उसका नाम था, उनका पोजीशन था खलीफा। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, जैसे महाराजा होता ना एक प्रिंसली स्टेट का, वो हाईएस्ट अथॉरिटी होता है एक प्रिंसली स्टेट का। एक कंट्री का हाईएस्ट अथॉरिटी फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए प्रेसिडेंट होता है। तो ये जो पोजीशंस होती हैं, वैसी ही ऑटोमन एम्पायर में हाईएस्ट पोजीशन थी, उसका नाम था खलीफा। तो आपके ये जो थे
एलाइज पावर, इन्होंने बोला कि हम सेंट्रल पावर के ऑटोमन एम्पायर के खलीफा की पोजीशन इनसे छीन लेंगे। अब खलीफा जो पोजीशन है वो सिर्फ ऑटोमन एम्पायर के लिए ज़रूरी नहीं है, वो मुस्लिम रिलीजन और मुस्लिम कम्युनिटी दोनों के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। ये एक गाइडिंग, आप कह सकते हैं एक पोजीशन होता है जो इनको गाइड करती है। तो जब ये बात मोहम्मद अली और शौकत अली को पता लगी, उन्होंने बोला कि सेंट्रल जो एलाइज हैं वो बिल्कुल जीते हैं, 100% उन्होंने जीते हैं, डन है, लेकिन उनके पास ये हक नहीं बनता कि वो हमारे ऑटोमन एम्पायर के खलीफा को अपनी पोजीशन से हटा दें। ये थे वहाँ के खलीफा, ठीक है। अब खलीफा वॉज द रिलीजियस लीडर्स ऑफ मुस्लिम ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे के पूरे जहान में मुस्लिम जितने भी हैं उनके जो रिलीजियस लीडर हैं वो थे कैलिफ। इंग्लिश में कैलिफ बोलते हैं, वैसे खलीफा भी बोलते हैं, कहीं पर कैलिफेट भी लिखा हो सकता है, कैलिफेट, ठीक है। वो रूल करते थे ऑटोमन एम्पायर। आपका ऑटोमन एम्पायर है टर्की। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जब ब्रिटेन और इट्स एलाइज ने टर्की को डिफीट किया, उन्होंने प्लान किया कि हम खलीफा की पावर रिमूव कर देंगे और टर्की को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देंगे अंडर द ट्रीटी ऑफ सेवरेस। जब इंडियन मुस्लिम्स को ये बात पता लगी तो वो अनहैप्पी हो गए, क्योंकि उनके लिए खलीफा बहुत ज़रूरी था और उनका मानना था कि खलीफा शुड ऑलवेज बी प्रोटेक्टेड। अब हुआ क्या कि क्योंकि मुस्लिम्स जो थे वो अब बहुत हेल्पलेस महसूस कर रहे थे, क्योंकि ऑब्वियसली उनके जो ओपोनेंट है वो ब्रिटेन था, ठीक है। अब आते हैं गांधी जी सबसे पहले ये जो लोग हैं, ये जो मोहम्मद अली, शौकत अली हैं, प्लस ऑल ओवर मुस्लिम्स, ये कमेटी बिठाते हैं, उनका नाम होता है खिलाफत कमेटी, ठीक है। खिलाफत किसके खिलाफ जाना है? हमें ब्रिटेन गवर्नमेंट के खिलाफ जाना है। कब बनी थी खिलाफत कमेटी आपकी? 1919 मार्च बॉम्बे में बनी थी, ठीक है। इसमें ये हो गया 1919 में मार्च में बन गई कमेटी। अब कैलकटा कांग्रेस सेशन हुआ कैलकटा में 1920, यानी कि नेक्स्ट ईयर। इसमें लाला लाजपत राय जी, ये जो है लाला लाजपत राय, ये वहाँ के प्रेसिडेंट थे। हर कांग्रेस सेशन का एक लीडर होता है, उस लीडर को प्रेसिडेंट बोलते हैं। ये लीडर थे वहाँ के और गांधी जी भी उसके पार्ट थे। गांधी जी ने बोला कि 1920 में कि अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लाने का समय आ गया है। उन्होंने बोला कि नॉन कोऑपरेशन मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट ना करना। उनकी किताब थी हिंद स्वराज 1909 में जो लिखी गई है, ये जो है इसमें उन्होंने लिखा है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट हमको इसीलिए इतने साल रूल कर पाई क्योंकि हमने उनकी हर एक बात मानी और उनके साथ कोऑपरेट किया। द ओनली वे हम उनके साथ कोऑपरेट ना करें वो होगा अपने आप में यूनिटी लेकर आना और उनके खिलाफ जाना। उन्होंने बोला कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट तब तक सक्सेसफुल नहीं होगा जब तक हम हिंदूज़ और मुस्लिम्स को एकजुट ना कर लें। तो उन्होंने बोला कि हिंदूज़, अब आपको मुस्लिम लोगों का साथ देना पड़ेगा। मुस्लिम लोग खिलाफत कमेटी यानी कि खिलाफत मूवमेंट ऑलरेडी कॉन्स्पिरेट कर रहे थे और हिंदूज़ का अब जो महात्मा गांधी उन्होंने बोला था कि हिंदू लोगों अब हमको मुसलमानों का साथ देना है और इकट्ठे हम खिलाफत मूवमेंट को भी एक मुद्दा नॉन कोऑपरेशन के साथ लगा के एंटी ब्रिटिश मूवमेंट लॉन्च करेंगे। उन्होंने बोला हमें सपोर्ट दो खिलाफत डिमांड्स के लिए और हमको चाहिए स्वराज। स्वराज का मतलब होता है सेल्फ इंडिपेंडेंस, सेल्फ रूल, ताकि मतलब कि हम इंडिया अपने आप को रूल कर सकता है, हमको ब्रिटेन की ज़रूरत नहीं है। स्वराज का मतलब था कि वी कैन रूल आवर सेल्व्स थ्रू यूनिटी, नॉन वायलेंस एंड मास पार्टिसिपेशन। बहुत सारी डिबेट हुआ, बहुत सारा हेजिटेशन हुआ और फाइनली कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया कि गांधी जी का प्लान सही है कि हम खिलाफत मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन को इकट्ठा कर दें, मुस्लिम्स एंड हिंदूज़ यूनाइट हो जाएंगे। ये था आपका कैलकटा 1920 का सेशन जिसमें लाला लाजपत राय जी प्रेसिडेंट थे। याद रखना आपको ये। अब आते हैं हम इस पैराग्राफ में, अब आपको समझ में आएगा। While Rowlatt Act Satyagraha had been a widespread movement, it was still limited to cities and towns. बावजूद इस बात के कि रॉलैट एक्ट सत्याग्रह बहुत फेमस हुआ, फिर भी
बहुत कम लोग थे जो उसको उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। महात्मा गांधी को महसूस हुआ कि हमको एक और बड़ा मूवमेंट लॉन्च करने की ज़रूरत है, और एक छोटा सा मूवमेंट जो हम लॉन्च कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन एक बड़े मूवमेंट को लॉन्च करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, और चाहिए हमको यूनिटी। यूनिटी किसकी चाहिए? हिंदू और मुस्लिम की। उन्होंने बोला कि अब हमको खिलाफत इशू उठाना पड़ेगा। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैड एंडेड इन द डिफीट ऑफ ऑटोमन टर्की, जब ऑटोमन टर्की को हरा दिया था। एंड देयर वर रूमर्स कि एक हार्श पीस ट्रीटी लागू होगी, जिससे कि स्पिरिचुअल हेड ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड खलीफा को अपनी पोजीशन से निकाल दिया जाएगा। To defend the powers of the Khalifa committee was established in Bombay in March 1919 by Muhammad Ali and Shaukat Ali. Began discussing with Mahatma Gandhi कि how to unite Hindus and Muslims. गांधी जी ने बोला कि अब हमको एक अम्ब्रेला के अंदर हिंदू मुस्लिम को लेकर आना है, और कांग्रेस सेशन, कैलकाटा सेशन ऑफ कांग्रेस 1920 में ये डिस्कस हुआ। फाइनली खिलाफत इशू और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एक साथ होकर स्वराज की फाइट हमने शुरू की। ये था आपका रौलाटा सत्याग्रह और आपका कैलकाटा कांग्रेस सेशन ऑफ 1920, जिसमें लाला लाजपत राय जी हमारे प्रेसिडेंट थे। आई होप ये क्लियर हो, और नेक्स्ट में हम एक्चुअली पढ़ेंगे हमारा नॉन कोऑपरेशन। थैंक यू।